दोस्तों फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने 3 अगस्त का होने वाला अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी तो मुझे जानना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर ले। आइए मेरे शेर न्यू आज मैं आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पहला क्वेश्चन आपके रसगुल्ला, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यानी दोस्तों हमारा लैंडिट्यूड जो हमारा एक्सटेंटेंट है, इसका जो लेंथ है दोस्तों ये आपसे पूछा गया कि आखिरकार कितना है। तो बोलेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। याद रखिए क्या बोलेंगे सर, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कितना भी तारीफ करें मेरे भाई उतना कम है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत का दोस्तों देशांतर विस्तार अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो क्या था सर, अक्षांशीय विस्तार। अगर हम लोग देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। याद रखिएगा भाई, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं मेरे रसगुल्ला क्या, ऑप्शन नंबर ए। पैसेंस बनाकर रखिए, सब क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, बशर्ते मेरे भाई कि आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 2 के बाद 3 में है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु यानी हमारा साउथ मोस्ट जो हमारा जो साउथर मोस्ट जो पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जिसे आप लोग बोलते हैं, ये इंदिरा पॉइंट आखिरकार कहां स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो इंदिरा पॉइंट हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां सर, हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है भाई। कहां पे बोलेंगे सर, हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये हमारा विश्व है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों भारत पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें स्थान पे है। तो आपसे पूछा गया कि आखिरकार पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हमारा भारत में है, तो बताएंगे सर हमारा प्यारा सा आंसर होगा 2.42%। याद रखिएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत प्यारा सा है भाई क्वेश्चन कि कर्क रेखा जो है दोस्तों आखिरकार कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों 8 राज्य, लेकिन मेरे भाई क्या आपको पता है ये 8 राज्यों का नाम मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहला याद रखिएगा मेरे भाई क्या, गुजरात, फिर हमारा राजस्थान, क्या बोलेंगे सर, गुजरात राजस्थान, फिर याद रखेंगे दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, फिर हमारा याद रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद हमारा आता है दोस्तों थोड़ा सा क्या, छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे सर हमारा छत्तीसगढ़, फिर आता है दोस्तों हमारे क्या, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कितना हो गया सर हमारा 1 2 3 4 5, और दोस्तों आप लोग 3 को बताइएगा, मैं तो बता दिया दोस्तों और 3 आपको बताना है। 8 राज्य में दोस्तों हमारा कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा झारखंड में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो बोलेंगे सर रांची से। रांची में कहा, नेतरहाट से गुजरती है। इसे भी दोस्तों आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर ले। आइए मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपका 6 नंबर में। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा से लिया गया है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों आखिरकार आपसे पूछा गया है कौन सा दोस्तों देशांतर रेखा से लिया गया है, तो बताएंगे सर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या बोलेंगे सर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु। अगर हम लोग बात करें दोस्तों उत्तरी, याद रखिए दोस्तों हमारा इंदिरा पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया या नहीं सर, याद रखिएगा सर इंदिरा पॉइंट, गौर से सुनिएगा यहां पे जो मैंने आप लोगों को बताया। दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। याद रखिए भाई दक्षिणी बिंदु क्या है सर हमारा, इंदिरा पॉइंट जो हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर यहीं पे दोस्तों इस क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु कहां है सर, तो उत्तरी बिंदु की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो इंदिरा कॉल। याद रखिएगा ऊपर में इंदिरा कॉल और नीचे में इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा रसगुल्ला भूलेंगे नहीं भाई, मत भूलियो दादा, सच कहियो रे भाई, तोहनी के एग्जाम में ऐसा नहीं प्रश्न तो रे दादा, याद रखिए बहिन। ठीक
ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल हमारा उत्तर में, इंदिरा पॉइंट हमारा मेरे भाई दक्षिण में। चलिए अगला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? मतलब आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि भारत का सबसे प्राचीन, जो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन दोस्तों पर्वत कौन सी है भाई? तो बोलेंगे सर अरावली। कहां पे है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर राजस्थान। और आपको यकीन नहीं होगा, इसी अरावली पर्वत को आप दोस्तों सरकार काट रही है, बीजेपी सरकार इसी को दोस्तों आप अरावली पर्वत, जहां पे दोस्तों अरबों खरबों प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं मेरे भाई, इसी अरावली पर्वत को मेरे दोस्तों काटा जा रहा है। तो इस प्रकार मेरे भाई क्या हो जाएगा सर हमारा अरावली, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करती है? आपसे पूछा गया सर कि हमारा जो अंडमान है और हमारा निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों, इसको अलग करने वाला कौन है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा tan डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा tan डिग्री चैनल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे भाई कि तगड़ा तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा। अगला, भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है दोस्तों, इसका जो हमारा तटीय रेखा है ना भाई, वो कितना लेंथ है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा 6100 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा 6100 किलोमीटर, यानी हम बोल सकते हैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत, और हाँ अगर आप लोग चाहते हैं सर कि पीवाईक्यू भी दिखाइए कि कैसे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी दोस्तों दिखाने के प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे भाई क्या करें, कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करेंगे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अगर हम बात करें भारत को जो सबसे लंबी तटरेखा है वो हमारा गुजरात का है भाई। क्या बोलेंगे सर? सबसे ज्यादा किसका भाई? तो बोलेंगे सर हमारा तटरेखा गुजरात का है। अगला, जिस पठार को भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारगिरी कहा जाता है वो कौन सा पठार? भारत के खनिजों का भंडारगिरी आपसे पूछा गया कि आखिरकार किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, सबका सही है सर। क्या बोलेंगे सर? सबका सही है। तो बताएंगे सर ये जो 12th नंबर है छोटा नागपुर का पठार, याद रखिएगा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, हमारे प्यारा सा झारखंड में स्थित दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो छोटा नागपुर के पठार से रिलेटेड है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरियन द्वीप कहां स्थित है? पूछा गया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरियन द्वीप है दोस्तों, आखिरकार ये स्थित कहां पे है? तो बताएंगे सर अंडमान द्वीप समूह में। कहां में? अंडमान द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 14 की ओर, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ भाई? तो बताएंगे सर परवाल से। किससे हुआ मेरे भाई? कोरल से। कैसे हुआ मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आसानी से कोरल से इसका निर्माण हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 15 में, कौन सी नदी डेल्टा ना बनाकर एचूरी बनाती है? मतलब इस तरह से बनाती है मेरे भाई, नदी डेल्टा ना बना करके एचूरी बनाती है। तो बताएंगे सर हमारा नर्मदा। याद रखिए दोस्तों नर्मदा। मेरे भाई थोड़ा सा जानिएगा कि गंगा नदी सबसे लंबा नदी है, और दोस्तों हमारा याद रखना ये भी कि आप लोगों का सबसे जो प्रदूषित नदी है वो मेरे भाई क्या बोलेंगे सर? यमुना है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा गोदावरी को। दक्षिण भारत का गोदावरी को दोस्तों, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो कावेरी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों अगला, थार मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है दोस्तों थार मरुस्थल वो हमारा पंजाब में स्थित होगा। सॉरी भाई, आपका कहां पे स्थित होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा बिल्कुल सबका सही है, राजस्थान में ही होगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो हमारा स्थल सीमा है इसकी अगर कुल लेंथ की बात करें तो कितना है भाई? कुल लेंथ, जी हाँ कुल लेंथ की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सबका सही है सर 15,000, ऐसा ही आंसर बताते रहे, 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, भारत का सबसे पूर्वी किबिथु किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत का सबसे पूर्वी यानी पूरब में दोस्तों हमारा जो पूर्वी है किथुबी है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया कि कौन सा राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे सर? हमारा अरुणाचल प्रदेश। और भारत में सबसे पहले अगर सूर्य उगता है मेरे भाई तो कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले कहां पे उगता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला
क्वेश्चन है सर कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सर? नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई वो कौन सी है? दोदा बेटा। क्या बोलेंगे सर? दो बेटा, दोदा बेटा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो बताएंगे सर हमारा दोदा बेटा। क्या बोलेंगे सर? हमारा दोदा बेटा यानी दो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों के निक्षेप से हुआ है? आपसे पूछा गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण आखिर कैसे हुआ है? तो बोलेंगे सर सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से इसका निर्माण हुई है भाई। ठीक है, चलिए भाई आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, भारत में इंडो आर्यन भाषी समूह का आगमन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से माना जाता है? जो भारत में इंडो आर्यन भाषा जो बोले जा रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह मेरे भाई जहां पे इंडो एशियन भाषा जो है बोले जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया मेरे भाई कि आखिरकार बताइए आखिरकार कहाँ है सर? ठीक है, बहुत प्यारा सा है सर कि आपको बताना है मेरे भाई, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग हाँ इसका आंसर जान जाइए। हाँ इसको आंसर मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, तो मध्य एशिया से आया था। कहाँ से? आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेरे भाई आपको प्रॉपर तरीके से इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। क्या बोलेंगे सर? प्रॉपर तरीके से इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि मध्य एशिया के लोग आकर के हमारे भारत में आर्यन भाषा बोलने लगे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस बाह्य राजवंश से संबंधित? जो कनिष्क थे, कनिष्क दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर किस राजवंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। कौन से कनिष्क, कौन से कुषाण वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में था? तो सबसे पहले 712 ईस्वी में आकर के जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर हमारा मोहम्मद बिन कासिम था भाई। कौन बोलेंगे सर? हमारा मोहम्मद बिन कासिम था भाई। ठीक है, आपसे पूछा गया दोस्तों हमारा कि शक संवत की शुरुआत 1780 ईस्वी में शासक द्वारा शुरू की थी। शक संवत का दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका शुरुआत किसने किया था? कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताएं। अगला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साम्राज्य कौन सा था? मतलब भारत में आक्रमण करने वाला जो पहला विदेशी व्यक्ति था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया कि कौन था? तो बताएंगे सर हमारा फारसी। क्या बोलेंगे सर? पारसी। फारसी नहीं, पारसी। ये अलग बात है, यहाँ पे फारसी दिया हुआ है बट इसका रियल आंसर होगा दोस्तों क्या? पारसी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। पूछा गया सर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के समय किस भारतीय राजा से युद्ध किया था? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या बोलेंगे सर? हमारा पोरस से युद्ध किया था। किससे? पोरस से युद्ध किया था। जैसे अगला क्वेश्चन, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर जारी करने का श्रेय किसे? भारत में जो शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला था दोस्तों का हमारा कुषाण वंश। क्या बोलेंगे सर? हमारा कुषाण वंश। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। मैं आपको थोड़ा सा और भी मस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर जो होंगे मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। इससे आप लोग दोस्तों बेहतरीन तरीके से देखिए, सब कुछ मेरे भाई आपको समझ में आ जाएगा कि यार आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए क्वेश्चन है सर 41 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में देश का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? मतलब आपको पता होगा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है मेरे भाई, इसको इतना तो पता होना चाहिए, बच्चा को पता होना चाहिए कि हमारे भारत जो देश है दोस्तों, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। तो दोस्तों हमारे अनुच्छेद नंबर 1 में क्या नाम रखा गया? तो बताएंगे सर इंडिया अर्थात भारत, लेकिन हमारे भारत का नाम दोस्तों कहीं भी हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? भारतवर्ष का जो प्रथम अभिलेख मतलब भारत, हमारे देश का नाम भारत रखा गया तो कोई प्रमाण मिलनी चाहिए, तो यह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त हुआ है। कहां से भाई? तो बोलेंगे सर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुआ भाई? आप जो सुन रहे भाई इंडिया, तो ये इंडिया मेरे भाई इंडस नदी से प्राप्त हुई है, जिसे हम और आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इंडिया नाम जो है ये इंडस नदी से प्राप्त हुई है, जिसे हम और आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। जो सिंधु नदी दोस्तों आज हमारा पाकिस्तान चला गया, जब हमारे देश की बंटवारा होने लगा तो भारत बंटवारे से पहले ये नदी हमारे देश में बहता था, बट मेरे दोस्तों जैसे हमारे देश का बंटवारा हुआ ये पाकिस्तान चले गए। उस समय का सबसे बड़ा नदी था मेरे भाई, जहां की पानी की सिंचाई, जहां की पानी से दोस्तों भारत के सारे उत्तर भारत के लगभग दोस्तों सारे एरिया में दोस्तों इसकी सिंचाई होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते 44 में, प्राचीन पौराणिक और बौद्ध ग्रंथ में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? ये आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म को ले,
या दोस्तों आप कोई प्राचीन पौराणिक ग्रंथ को उठाएं तो उसमें भारत का नाम क्या रखा गया, जम्बूद्वीप। भारत का क्या नाम रखा गया भाई, बोलेंगे जम्बूद्वीप। कभी पूछा जाएगा ना कि महात्मा सॉरी आपका बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया भारत को, जम्बूद्वीप, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। ईरानी यानी पारसियों ने सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को किस नाम से पुकारा। इंडिया में जो आए थे दोस्तों आपका जो पारसिया है या ईरानी जिसे आप बोल सकते हैं, तो वो किस नाम से पुकारा था, बोलेंगे सर हमारा हिंदू। क्या बोलेंगे सर, हमारा हिंदू। आज जो हम और आप बार बार बोलते हैं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू, मैं भी बोलता हूं हिंदू, यस या नो, आप भी बोलते हैं हिंदू। लेकिन एक बात याद रखिए, जो हिंदू शब्द है ना भाई, ये कोई शब्द नहीं है भाई, ये हमारे सिंधु नदी के तट में दोस्तों जो हमारे ईरानी लोग आए थे ना, वो दोस्तों कहा था दोस्तों क्या, हिंदू। याद रखिए क्या कहा था भाई, हिंदू। सिंधु नदी को हिंदू कहा था, ठीक है। अगला, भारत नाम की उत्पत्ति ऋग्वेद के किस प्रमुख जन कबीले के नाम से पर मानी जाती है। सबसे पहले जाने दोस्तों हमारा वैद कितने प्रकार का होता है। वैद 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग की अगर हम लोग बात करें तो वेदांग हमारा 6 प्रकार का होता है, ठीक है सर। इसके बाद अगर पुराण की बात करें, पुराण यहां से क्वेश्चन आएगा भाई कंफर्म। पुराण की बात करें तो 18 प्रकार का होता है। पुराण कितने प्रकार का मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 18। अगर दोस्तों हमारा उपनिषद की बात करें, उपनिषद याद रखिए, गौर से सुनिएगा, उपनिषद की बात करें मेरे भाई तो उपनिषद हमारा 108 होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन टपक रहा है। जो हमारा वैद होती है ना दोस्तों, वैद वो हमारा 4 गो वैद है दोस्तों, याद रखिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद, उप मतलब दोस्तों समीप, निषद मतलब गुरु, गुरु के समीप बैठकर उपनिषद का अर्थ पूछा जाएगा क्या होता है, तो बोलेंगे सर गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है, ठीक है। तो वेद हमारा 4 प्रकार होता है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों। इसके बाद हमारा समवेद आता है दोस्तों। समवेद क्या मेरे भाई, तो बोलेंगे सर समवेद का संबंध हमारा संगीत से है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा संगीत से है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर जादू टोना, याद रखिए जादू और टोना, जादू टोना का संबंध दोस्तों कौन सा वेद से है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन में जो हमारा 46 है भाई, इसका राइट आंसर होगा भरत। क्या बोलेंगे सर, भारत नहीं भरत, याद रखिए भाई। क्या बोलेंगे सर, भरत है सर। अगला, विष्णु पुराण में अभी बताया भाई पुराण कितना है सर, हमारा 18। उनमें से एक पुराण का नाम है क्या, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूभाग को क्या कहा। समुद्र में उत्तरी और हिमालय के दक्षिणी और उत्तरी भाग को दोस्तों आखिरकार विष्णु पुराण में क्या कहा गया, ये आपसे पूछा गया सर। तो बोलेंगे सर भारतवर्ष। क्या कहा गया भाई, तो बोलेंगे सर हमारा भारतवर्ष हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। प्राचीन चीनी यात्री हैंसेंग भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। हैंसेंग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। जो हमारा हैंसेंग है दोस्तों आखिरकार किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो बताएंगे सर हर्षवर्धन के शासनकाल में। इन्होंने दोस्तों भारत को जो नाम दिया था ना, वो तयनछू, क्या बोलेंगे सर, तयनछू नाम दिया था। क्या बोलेंगे सर, तयनछू। क्वेश्चन है भाई हमारा हैंसेंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मध्यकाल में भौगोलिक संदर्भ में सबसे पहले किसने लोकप्रिय किया था, तो बताएंगे सर हमारे अरब और फारसी इतिहासकारों ने। अरब और फारसी इतिहासकारों ने किया था दोस्तों। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि यूनानी यानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भारत के किस शब्द का प्रयोग किया था। अब ये हेरोडोटस कौन है दोस्तों, इतिहास का पिता कहलाता भाई। जैसे हमारा भूगोल का पिता एरिस्टोथेनिस है, इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारा हेरोडोटस क्या भाई, तो बोलेंगे सर हमारा जो हेरोडोटस चचा है, ये प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो हेरोडोटस हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर हमारा इतिहास का पिता है। तो इन्होंने जो नाम दिया था मेरे भाई, वो हमारा इंडिया नाम दिया था। क्या बोलेंगे सर, हमारा इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन में बढ़ते सर। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच में पवित्र क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त। क्या बोलेंगे सर, हमारा ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध दशाराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध में विजय होने वाला कबीला कौन था, तो बताएंगे सर हमारा भारत कबीला। क्या बोलेंगे सर, हमारा विजय होने वाला कौन था भाई, तो बोलेंगे सर हमारा भारत कबीला। बिल्कुल भाई, सबका सही है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन में बढ़ते सर। अगला क्वेश्चन, जम्बूद्वीप, जम्मू शब्द जो है किस फल से मिला है मेरे, जामुन से। देखने से ही पता चल रहा है मेरे भाई, जो हमारा जम्बूद्वीप है वो हमारे जामुन के पेड़ से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार भरत नाम किस तीर्थकर ने पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, तो भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव क्या है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे भाई, 24वें तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर कौन थे मेरे भाई,
तो महावीर थे भाई। 23वें तीर्थकर कौन थे? हमारा पारसनाथ। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर? हमारा पारसनाथ। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा। पहला था हमारा ऋषभदेव, 23वें थे हमारा पारसनाथ, 24वें थे दोस्तों हमारा कौन? तो महावीर स्वामी जैन। ठीक है, इतना आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों अगला, उत्तर भारत को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? उत्तर भारत को आखिरकार हम और आप आर्यवर्त के नाम से क्यों जानते हैं दोस्तों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ आर्य लोग आकर के निवासी किए थे भाई, यहाँ पे लोग हमारा आर्य लोग आए और यहाँ पे रहने लगे, तब जाकर के दोस्तों उत्तर भारत के लोगों ने दोस्तों इसका नाम ही दे दिया क्या? आर्यवर्त। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, अरबी भाषा में भारत के लिए सामान्यतः किस नाम का प्रयोग किया है? अब अरबी भाषा में दोस्तों भारत को कौन सा नाम से जाना है? तो बताएंगे सर हमारा अल हिंद। किस नाम से जाना भाई? अल हिंद के नाम से। भारत को किस नाम से जाना है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हम और आप अल हिंद के नाम से जाना है। कौन सा हिंद से? अल हिंद के नाम से जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57, मध्यकालीन फारसी दस्तावेजों में संपूर्ण उपमहाद्वीप को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो बोलेंगे सर हमारा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किए गए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि PYQ भी दिखाएं तो मेरे दोस्तों सब स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे तो मेरे भाई मैं आप लोगों को PYQ भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 7 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? सिंधु नदी को। 7 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर हम और आप सिंधु नदी को। 7 सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो बोलेंगे सर हमारा ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा वेद का सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन है भाई? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में आधिकारिक दस्तावेज में किस नाम को प्राथमिकता दी गई थी? इंडिया। याद रखिए दोस्तों, जो हमारे देश को कब्जा करके रखा था क्या नाम दिया था भाई? तो बोलेंगे सर हमारा इंडिया नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतला। सबसे पहले तो ये जाने मेरे भाई कि अभिज्ञान शकुंतला किसका नाटक है। हमें और आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई कि आखिरकार अभिज्ञान शकुंतला जो है, जी हाँ, अभिज्ञान शकुंतला जो है मेरे भाई आखिरकार किस का नाटक है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा कालिदास का। पूछा गया कि शकुंतला में किस राजा के पुत्र भारतवर्णन है जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा है? तो बताए राजा दुष्यंत और शकुंतला। ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से सारा क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे कि प्राचीन खगोल शास्त्र और गणित आर्यभट्ट द्वारा, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका PDF अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर इसका PDF चाहिए तो मेरे भाई अभी आप लोग प्ले स्टोर जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, आप हिस्ट्री वाले फोल्डर को या पॉलिटिकल वाले फोल्डर को या जियोग्राफी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों, नीचे में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स का जो है यहाँ पे दिख जाएगा। वहां पे जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पे फाइनली दोस्तों आपको रांची यूनिवर्सिटी का प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा। तो जा करके मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई फाइनली आप लोगों का जो यहाँ पे PDF है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जा करके आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए बात करते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्राचीन खगोलीय शास्त्र और गणितीय आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा भाई? प्राचीन खगोलीय शास्त्र और गणित द्वारा रचित आर्यभट्ट, आपसे पूछा गया कि कौन सा लिखा गया भाई? तो बोलेंगे सर भरतेट। क्या बोलेंगे सर? आर्यभट्टियम। और ये अभी मैं आपको बताना चाहूंगा SKM यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ, BBM के यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ, वहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे क्वेश्चनों को दोस्तों दिल के दरवाजे पे दोस्तों एकदम बंद कर लेना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आप लोगों को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है उस पर भी गौर करना है। शून्य यानी जीरो या दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस प्राचीन सभ्यता में हुआ था भाई? ये आपसे पूछा गया। जो शून्य का आविष्कार हुआ है ये कौन सा प्राचीन सभ्यता में हुई थी? मिस्र की सभ्यता में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं मेरे भाई कि मिस्र की सभ्यता आखिर है क्या। तो मिस्र की सभ्यता होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सक का पिता किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सक के पिता की अगर हम बात करें श्रुत को कहा जाता है। याद रखिए, 100 से शल्य, 100 से श्रुत।
स्व से शैल्य और स्व से श्रुत। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता के रचिता महर्षि चरक की शासक के राजवेद थे, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। महायान बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, बताएंगे सर, बिहार में। क्या बताएंगे सर? नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के कौन से शासक ने किया था? याद रखिएगा, जो विक्रमाशिला विश्वविद्यालय दोस्तों पाल वंश के कौन से शासक ने किया था, तो बताएंगे सर हमारा धर्मपाल ने किया था। याद रखिए, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है सर? हमारा पाकिस्तान चला गया था, याद रखिएगा। संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी दोस्तों हमारा पन्नी द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया मेरे शेरों सर ने? तो बोलेंगे सर आपका पन्नी के द्वारा मेरे भाई अष्टाध्यायी को लिखा गया। अगला, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध राजनीतिक परिषद, मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारा कौन होगा? याद रखिए दोस्तों हमारा कौटिल्य। क्या बोलेंगे सर? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है हमारा? कौटिल्य, यानी जिसे हम और आप चाणक्य के नाम से जानते हैं भाई। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, पंचतंत्र के प्रसिद्ध बाल कहानी नीति के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों हमारा? पंचतंत्र के लेखक दोस्तों आपसे विष्णु शर्मा, अमर सिंह, रस रत्न या दंडी। पंचतंत्र की प्रसिद्ध बाल कहानियों व नीतियों के रचयिता कौन है दोस्तों? पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाने वाला प्राचीन भारतीय दार्शनिक कौन थे भाई? प्राचीन सिद्धांत को मानने वाला, तो बताएंगे सर हमारा महर्षि कणाद। क्या बोलेंगे सर? हमारा महर्षि कणाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला की रचना किस महान कवि ने किया था? मेघदूत, या आप बोल सकते हो दोस्तों कि मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे सर हमारा कालिदास। या आप बोल सकते हैं अभिज्ञान शकुंतला, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभिज्ञान शकुंतला जो है ये किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला, योग दर्शन का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? महर्षि पतंजलि को। योग करना, जैसे सुबह सुबह उठते हैं भाई हम लोग योग करते हैं, यानी आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ हम लोग योग करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्राचीन भारत में रेखा गणित यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं ज्योमेट्री का सूत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। ठीक है, अगला, संघ संहिता, संघ साहित्य किस क्षेत्र और भाषा से संबंधित प्राचीन साहित्य भाई? संघ साहित्य के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा तमिल यानी दक्षिण भारत। मुझे लगता है मेरे भाई कि आप लोग सो गए, मत सो मेरे भाई, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगर आप लोग अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सूर्य सिद्धांत नामक खगोल शास्त्र ग्रंथ किसने रचना किया था? सूर्य सिद्धांत, ये आपसे पूछा गया भाई, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया भाई। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मौर्य काल में निर्मित सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है भाई। क्या बोलेंगे सर? मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मध्य प्रदेश भोपाल में। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कौन सा देश में स्थित है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा चला गया मेरे भाई, कहां पे? तो बताएंगे सर पाकिस्तान चला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन है जिसमें खगोल, वनस्पति विज्ञान, भूगोल का विवरण दिया है भाई? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने होमवर्क दिया है, मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई कि कौन सा ऐसा मेरा रसगुल्ला है जो ये कहे सर कि अगला भी हमारा जो पार्ट है सर उस पार्ट में भी दोस्तों इससे भी और इंपॉर्टेंट बताएं, जो हमारे पेपर में सर D2 देखने को मिले। तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।